Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to study about sixth chapter, that is दहन और ज्वाला. तो दहन और ज्वाला जो है that is also called combustion and flame. ठीक है, तो what is combustion basically? ठीक है, combustion is बेसिकली ये जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है. जब कोई भी चीज जलती है ना, तो वो ऐसे ही नहीं जलती है, वो एयर में आती है, ऑक्सीजन की वजह से वो उसमें अभिक्रिया करती है और फिर वो जलती है. जैसे कि हमारा खाना पकाना, ये भी एक तरह का कंबशन ही है, या एक तरह का दहन ही है. जैसे कि हम खाना पकता है और हम उसे खाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से कोई भी चीज जलती है, बर्न होती है. ठीक है, तो कंबशन बेसिकली होती है तीन तरह की. इसके बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. कंबशन क्या है, ठीक है, कंबशन दहन क्या है, और ज्वाला किस तरह से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से उत्पन्न होती है. ठीक है, तो दहन जो है वो तीन तरह का होता है. मोटा मोटी मैं आपको इनिशियली बता देती हूँ. दहन जो होती है वो तीन तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट. तो तीव्र दहन क्या है? रैपिड कंबशन बोलते हैं इसको. रैपिड कंबशन जो होता है वो उसमें हमेशा आप ध्यान देना कि रैपिड कंबशन में हमेशा ऊष्मा मतलब हीट और लाइट प्रकाश उत्पन्न होता है. जब भी किसी चीज को आप दहन करते हैं, कोई भी चीज जलती है, तो उसमें कभी भी जब सिर्फ हीट और प्रकाश उत्पन्न होता है, हीट और लाइट उत्पन्न होता है, तो दैट इज कॉल्ड, वो कहलाता है रैपिड कंबशन. ठीक है, रैपिड कंबशन का एक एग्जांपल आप ले लो तो है जैसे कि है बर्निंग ऑफ पेपर को जलाना, फ्यूल का जलना. फ्यूल के जलने से आप वो किसी भी गाड़ी या कार को एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो चल पाती है. ठीक है, फिर है मैच स्टिक, मतलब माचिस को जलाना, लाइटर से गैस को बर्न करना. ठीक है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में साउंड उत्पन्न नहीं होता है, एक बर्स्ट का साउंड उत्पन्न नहीं होता है. इन सारी चीजों में, इन सारे प्रोसेस में सिर्फ लाइट और हीट उत्पन्न होती है. तो जब भी किसी चीज को बर्न करने में लाइट और हीट उत्पन्न होती है तो उसको ही कहते हैं रैपिड कंबशन. उसके बाद फिर है तीव्र दहन. तीव्र दहन क्या होता है? सॉरी, तीव्र दहन हो गया. फिर आ गया आपका स्वतः दहन. स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? दैट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल कंबशन. क्या होता है नेचुरल? मतलब अपने आप जल रहा है कोई चीज. ठीक है, या फिर उसको आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक कंबशन, अपने आप वो दहन की अभिक्रिया हो रही है. जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जब सोडियम को आप जैसे ही एयर में लेके आओगे ना, सोडियम ऑटोमेटिक स्वतः दहन हो जाएगा, मतलब खुद से ही जलने लगेगा. तो इसलिए सोडियम को एक सॉरी सेफ जगह पे रखा जाता है. सोडियम को ऐसे एयर में आप नहीं छोड़ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक अभिक्रिया होती है, उसमें कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता है. तीसरा हो गया विस्फोट. विस्फोट एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का में होता है जब तीव्र दहन में क्या होता है, आपका हीट और लाइट उत्पन्न हो रही थी, लेकिन विस्फोट में क्या होगा? हीट, लाइट और साउंड, ये तीनों चीजें उत्पन्न होंगी. तो जब भी कोई चीज बर्न होती है और उसमें हीट, लाइट और साउंड, तीन चीजें उत्पन्न होती हैं, तो उसको ही कहते हैं एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि दिवाली में हम क्रैकर्स जो होते हैं वो बहुत सारे रॉकेट चलाते हैं. तो रॉकेट में क्या होता है? हीट भी उत्पन्न हो रही है, मतलब हीट है, लाइट है और विस्फोट भी होता है. ठीक है, उसके बाद हो गया सिलेंडर का फटना हो गया. ठीक है, ये सब एक्सप्लोजन में आते हैं. सिलेंडर का फटना, फिर से और भी कोई भी चीज ऐसी जो कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होना, ये सारी चीजें स्वतः दहन में आएंगी. सॉरी, ये सारी चीजें विस्फोट में आएंगी. ठीक है,
तो वन बाय वन मैं पढ़ते जाती हूँ। हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोग के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताएं। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट, कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं जब भी जलती हैं तो उसको ही कंबशन की प्रक्रिया कहते हैं, दहन की प्रक्रिया कहते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर होता है? तो ये पूछ रहा है मोमबत्ती का जलना और कोयले के जलने में क्या अंतर होता है। शायद आपका अनुमान सही है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। ठीक है, मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती में ज्वाला निकलती है जबकि कोयले में ज्वाला नहीं निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार आप अपने ऐसे पदार्थ पाएंगे जो इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें। ठीक है, दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम की प्रक्रिया को हमने ऑलरेडी कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ये ऊष्मा और प्रकाश अगर उत्पन्न करिए तो किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका तीव्र दहन के अंदर, मतलब रैपिड कंबशन के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम इस कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर करते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संदासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर के ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, ये तीन चीजें ये उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रम में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देती है। तो रासायनिक प्रक्रम क्या होता है? जब भी कोई चीज जलती है तो वो ऐसे ही नहीं जलती, उसको कहते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जलती है और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और फिर वो ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उसको ही दहन कहते हैं। तो कोई भी चीज रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कोई भी चीज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसको ही कंबशन, दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाती है। जो भी पदार्थ जलती है उसको दाह्य कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, ईंधन जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। कैसे हो सकता है ईंधन? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये क्या बोल रहा है? कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ है, मतलब दहन करने लायक, कंबशन वाली चीजें हैं। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। हमें क्या बताया गया था? कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। ठीक
ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। स्ट्रॉ, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक-एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा अदाह्य दिखलाइए। अब ये क्या बोल रहा है? लकड़ी, कागज, लोहे की कील, ये सारी चीज़ों की सूची बना लिया है और ये जलती है या नहीं जलती है या उसका सूची बनाना है आपको। और अगर जलती है, लकड़ी को जलाने पे अगर वो जलने लगती है तो वो दाह्य में आएगी और नहीं जलती है तो अदाह्य में आएगी। क्या आप कुछ और पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। तो ये एक 6.2 एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्रियाकलाप में, ठीक है। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। इसने क्या किया? 3 मोमबत्ती रख दिया और तीनों मोमबत्ती में, पहली मोमबत्ती में क्या किया? नीचे से एक स्टैंड लगा के उसमें एयर आने दिया इस टुकड़े के, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन चूंकि इस ग्लास के अंदर जा रहा है, इस वजह से मेज के ऊपर रखिए कांच के चिमनी। तो कांच की चिमनी के अंदर चूंकि ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जल पा रहा है। इसमें क्या किया? इसने यहाँ से ये चीजें हटा दी, ठीक है। यहाँ से अभी कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, मेज और इसके बीच, चिमनी के बीच, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? ये बंद हो गया, बंद हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है यहाँ से। और तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है? इसने पूरी तरह से इसको बंद कर दिया, तो ये पूरी बुझ गई क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बची ही नहीं है इस चिमनी के अंदर, इसलिए ये अब मोमबत्ती जो है, कैंडल जो है, वो जल नहीं पा रही है। तो ये क्या लिखा है? वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, चित्र इतना में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अभिक्रिया जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रिया में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। दहन के लिए क्या है? मतलब किसी भी चीज के कंबशन के लिए वायु जो होती है वो आवश्यक होती है। अथवा ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अथवा बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अथवा सी में क्या है? ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाता। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप 3.6.3 में क्या किया गया? एक लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के
वस्त्र जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तब आप बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो इसने ये क्या बता रहा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए उसकी वस्त्र और कपड़े जल रहे होते हैं तो उसको बुझाने के लिए उस पर कंबल क्यों ढकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कंबल ढकने से उसके ऊपर जो आग लगी है वो वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाती है और इससे ऑक्सीजन उसके नहीं, वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की वजह से ही वो उसकी बॉडी अभिक्रिया करके जलने लगती है। तो जैसे ही उस पर कंबल लपेट देते हैं तो वो अभिक्रिया बंद हो जाती है और उस पर जो आग लगी है वो बंद हो जाती है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। पेड़ों में घास से आग जो होती है वो पेड़ों पर फैल जाती है। जल्दी ही पूरे जंगल में आग के चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। इस तरह की जो चीजें होती है ना वो जंगलों के एरिया में कभी-कभी हो जाती हैं। ठीक है, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करने बोल रहा है। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठती है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस के तीली के ऊपर उसके पास ला कर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, बर्निंग स्टेज वो होता है जब ज्वलन ताप क्या होता है? किसी भी न्यूनतम ताप पर जब भी कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। ये क्या कर रहा है? माचिस का इतिहास बता रहा है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकती या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप पर तक पहुंचना आवश्यक होता है। तो जब तक कोई पदार्थ उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचती है तब तक वो पदार्थ जल नहीं पाती है। ठीक है, तो माचिस का इतिहास बता रहा है। माचिस कहाँ से आया? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए एक चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, एंड 200 साल पहले हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम
क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था, परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइफॉइड और पोटेशियम सल्फेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर ये क्या क्या रहता है इसमें? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं तो कम खतरनाक होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस लगाने पे वो कम खतरनाक हो जाता है और चूर्णित कांच और का थोड़ा सा लाल फास्फोरस। ठीक है, जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो उस लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित कुछ लाल फास्फोरस जो है वो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइफॉइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से माचिस जलती है। यदि हम कप को गर्म करना जारी करें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। ठीक है, क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ठीक है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ही ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? यहाँ पर सूची बनाने के लिए कह रहा है। हम आग का नियंत्रण कैसे करते हैं? आग को हम जो फायर ये सेफ्टी के लिए जो लोग आते हैं ना, वो लोग कैसे करते हैं वो बताया जा रहा है। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोस के घरों में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। ये क्या बोल रहा है? अपने टेलीफोन का जो अग्निशमन का जो टेलीफोन नंबर है वो हमेशा अपने पास प्रिकॉशन के लिए रखना चाहिए। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है अब आगे कि यह ज़रूरी है कि सबको अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए। ये बता रही है कि सबके पास ऑलमोस्ट होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इमरजेंसी में कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। ठीक है, तो फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। ठीक है, फायरमैन क्या कर रहा है? दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझा रहा है। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल
ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। क्या होता है, जब भी कोई चीज़ जल रही है तो उस पे हमेशा जल फेंका जाता है। जल फेंकने से क्या होता है, उसकी जो ज्वलनशीलता है, ज्वलन ताप जो है वो कम हो जाता है और फिर आग बुझ जाता है। ठीक है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाता है। क्या होता है, जल डालने से जलवाष्प उत्पन्न होता है, मतलब भाप उत्पन्न होता है जल से। जल के आग को में डालने से भाप उसके चारों ओर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु जो होती है वो आसपास से हट जाती है और जो आग है वो बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं क्या-क्या हैं? ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। मतलब 3 तरह से किसी भी चीज़ को बर्न किया जाता है। एक तो होता है वो ईंधन के थ्रू होता है, दूसरा वायु के थ्रू वायु से होता है और तीसरा ऊष्मा, मतलब उसका हीट जो होता है वो बढ़ाकर होता है। इसमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या करें, इसमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह हटाना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। तो आग बुझाने वाले लोग क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं, वायु का प्रवाह, मतलब जो एयर का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस चीज़ से, ठीक है, उस वस्तु से, उससे हटा देते हैं, या फिर ईंधन का ताप कम कर देते हैं। ईंधन का जो ताप है, जैसे कि कोई चीज़ बर्न हो रही है किसी गैस लीक की वजह से या कुछ, तो उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ताप है, उसका जो हीट है वो कम करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो बर्न होना रुक जाती है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। ईंधन को किया नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। ठीक है, तो यदि किसी भवन में, किसी घर में आग लग जाती है तो पूरा घर ही जो होता है वो ईंधन बन जाता है। पूरा घर ही ईंधन बन जाता है, चाहे वो लकड़ी हो, ईंट हो या कोई भी चेयर हो, कुछ भी हो। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमन है। जल क्या है? जल जो है वो सबसे अच्छा अग्निशमन का काम करता है, मतलब आग को बुझाने का। परंतु जल तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुएं होती हैं। जल कब काम करता है? जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुएं होती हैं आपके लिए हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन का कार्य कर सकता है। तो क्या होता है, अगर किसी विद्युत उपकरणों पर आग लग गई हो तो जल क्या करता है, उसको और बढ़ा सकता है। ठीक है, और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। तेल और पेट्रोल में अगर आग लगी है तो उसमें जल जो होता है वो यूज़ नहीं किया जाता है। क्या आपको याद है कि जब तेल से भारी होता है, नहीं, क्या आपको याद है कि जल जो होता है वो तेल से भारी होता है? तो हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि तेल जो होता है वो तेल जब निकाला जाता है ये रासायनिक अभिक्रिया, मतलब मशीनों के थ्रू, तो तेल जो होता है वो हमेशा जल के ऊपर आ जाता है, क्योंकि तेल जो होता है वो जल पर तैरता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, जल जो होता है तेल से भारी
क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? तो जल जो होता है, तेल जो होता है वो हल्का होता है, इसलिए जल जो होता है वो तेल के नीचे चला जाता है। जल क्या होता है? तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है, ठीक है? और तेल जो होता है वो ऊपर जलता रहता है। इसीलिए जब भी तेल से अगर वो आग लगी है तो तेल से आग लगी हो तो हम जल का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम जल उपयोग करेंगे तो जल जो होता है वो नीचे जाके बैठ जाएगा और तेल की वजह से जलने वाली चीज़ वैसे ही जलती रहेगी। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसे सबसे अच्छा अग्निशमन है। तो ये जो सिलेंडर आपने कहीं कहीं देखा हो, जैसे हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, ऑफिसेज में, उसमें क्या होता है? CO2 भरा होता है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण, ठीक है, CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, ठीक है? ऑक्सीजन से भरी जो CO2 गैस होती है वो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है, ठीक है? CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों से भरी जा सकती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछ रहा है कि कहाँ से मिल सकता है। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। उच्च दाब, बहुत उच्च दाब पर जो CO2 होती है वो गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है और उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है। LPG के रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशमन है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, ठीक है? CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर से भी CO2 प्राप्त के छिड़काव से भी उसको CO2 की तरह ही काम करता है। आग के निकट इन पदार्थों को बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। तो इसका जब छिड़काव करते हैं, किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, तो उसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और आग बुझ जाती है। दहन के प्रकार, ये क्या बता रहा है? दहन भी जो होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है? एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव पर के निकट लाइए। सावधानियाँ, क्या स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग ना कीजिए। अपने ये क्या बोल रहा है? माता पिता के प्रेजेंस में, माता पिता जब हो आपके साथ, तभी ये चीजें कीजिए, ठीक है? गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है, ठीक है? जब गैस को बर्न करते हैं तो क्या होता है? गैस में उसे ऊष्मा
ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। तो जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ क्या होते हैं? सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये ऑटोमेटिक जैसे ही वायुमंडल में उसको आप रखोगे ना, जैसे ही वो वायु के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑटोमेटिक जलने लगेगा। इस प्रकार का दहन जो होता है उसे बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के हो जाता है, मतलब इसे करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अचानक लपटों के साथ जल उठता है जिसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड भी अधिक गर्मी के कारण होते हैं। कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिक मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। क्या बोल रहा है कि ये जो स्वतः दहन के अंदर क्या क्या होते हैं चीजें आती हैं। कोयले के खान में भी कभी कभी अपने आप, क्योंकि उसमें गर्मी, कोयले के खान के अंदर गर्मी बहुत होती है तो अपने आप आग लग जाती है। ऐसे ही जब भीषण गर्मी होती है तो इसमें जंगल में भी ऑटोमेटिक आग लग जाती है। ये क्या बोल रहा है? जब हम मनुष्य पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो हम बॉन फायर करते हैं, ठीक है? तो उसमें अगर आपने बॉन फायर लगाया, आग लगाया है, ठीक है, कोई कैंप फायर का आयोजन किया है तो वो बोल रहा है इसको पूरी तरह से बुझा कर आने के लिए, क्योंकि हम तो वहां से निकल जाएंगे लेकिन वहां पे हो सकता है कि आग लग जाए उसी बॉन फायर से, ठीक है? कैंप फायर भी बोलते हैं उसको, ठीक है? हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। पटाखे पर तो क्या होता है, ये जो पटाखे होते हैं जब ये ऊपर जाकर जलते हैं तो इनसे एक विस्फोट की आवाज होती है, प्रकाश निकलती है, ठीक है, और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, हीट भी उत्पन्न होती है, तो इसको ही विस्फोट कहते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे ज्वाला। ज्वाला क्या है? तो इससे पहले हमने पढ़ लिया दहन क्या है। दहन 3 तरह के होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है? तो एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। एलपीजी जो होती है गैस, उससे ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग क्या होता है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद कीजिए। कक्षा 7 में हमने ऑलरेडी मैग्नीशियम के रिबन को जलाकर देखा है, ठीक है? यदि आपको सारणी 7.2 जो है, कहाँ है 7.2? ये 7.2, इसमें जो हम ये कैंडल जलाते हैं, ये जो यहाँ से लौ निकल रही है, इसको ही कहते हैं ज्वाला। 7.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा है। आप अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड, लेकिन ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट, आग से रिलेटेड जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो इसको हमेशा अपने बड़ों या फिर माता पिता के सामने ही करें। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए। ये प्रेक्षण रिकॉर्ड करने बोल रहा है कि मोमबत्ती को जलाया तो ज्वाला देती है या नहीं देती है,
मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल या वाला स्टोव, लकड़ी का कोयला, इन सबको जलाने से ज्वाला दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी सारणी बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये कैंडल जलाया हमने और रसोई में गैस जलाया, फिर से हमने एक तेल का लैम्प जलाया, मोमबत्ती जलाया और बुनसेन बर्नर एक आता है, उसको जलाकर देखा। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की नली को संदासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लगाइए। क्या वहां ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा होता है तो वह क्या है तो जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है, तो जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो मोम जो होता है वो जल्दी पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला के निर्माण करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ जो होते हैं वाष्पित होते हैं, मतलब जिसमें लौ निकल रही है, वो पदार्थ जल्दी जलने लगते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता। लकड़ी के कोयले को जब आप जलाते हैं तो उसमें से आग निकलते हुए आपको दिखाई नहीं देगी, वो गर्म होगा लेकिन आग निकलती हुई दिखाई नहीं देगी। या फिर कोयले को जलाते हैं तो भी उसमें से आग उत्पन्न नहीं होती है, आग की लौ नहीं निकलती है, ज्वाला नहीं निकलती है, कोई ज्वाला नहीं ये क्या होता है, कोई ज्वाला नहीं देती। क्रियाकलाप 6.5, ठीक है, 6.5 में ये दिखाया गया है। क्या कांच की नली में से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने के कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी के लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ पे एक स्लाइड रखने के लिए बोल रहा है। कांच की स्लाइड पर एक काला वलय, गोल काला स्पॉट बन गया ना, बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों में ज्वाला को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला से पकड़कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तार को यहाँ पे रखने के लिए बोल रहा है। जैसे आप तार रखोगे ना तो ये बिल्कुल लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उसको उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि ज्वाला का सबसे जो ऊपरी भाग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये देखिए इसमें बताया गया है कि ज्वाला का जो ऊपरी भाग है सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, ये मोमबत्ती है, सबसे कम गर्म कहाँ पे होता है? इस पोर्शन पे सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है ये वाला, फिर सबसे कम भाग होता है, कम गर्म होता है इस पोर्शन का, फिर आंशिक थोड़ा सा इसमें दहन आता है, फिर इसमें थोड़ा सा दहन बढ़ता है और जैसे जैसे बाहर जाता जाएगा ये बहुत ज़्यादा दहन बढ़ेगा। ठीक है,
पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो गर्म होता है ये बाहर का क्षेत्र होता है, ये वाला बाहर का भाग जो होता है ना वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अभी ये बता रहा है कि ईंधन क्या है। ईंधन क्या है कि यह है, याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ठीक है, तो लकड़ी, काष्ठ, कोयला जो होता है वो, और पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो होता है ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जिससे कि गाड़ी, मोटर, कार वगैरह चलती हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ये जो पदार्थ हैं ये क्या है, ये जो पदार्थ होते हैं मिट्टी का तेल, पेट्रोल, लकड़ी और कास्ट कोयला जो होते हैं, सॉरी, लकड़ी और कास्ट कोयला जो होते हैं ये ईंधन कहलाते हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा, ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, सहज मतलब आसानी से जो उपलब्ध हो जाता है वो अच्छा ईंधन कहलाता है। ये सस्ता होता है, सस्ता भी होता है और वायु में सामान्य दर पर सुगमता पूर्वक जलता है। ठीक है, आसानी से इसको जलाया जा सकता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये और आसानी से एक तो जलाया भी जा सकता है, आसानी से उपलब्ध भी है, और इसको ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता। फिर ये जब पेट्रोल वगैरह जलते हैं तो ये धुआं तो छोड़ता है, लेकिन कोई भी मटेरियल जैसे कि अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता है। ठीक है, स्वतः संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकता है। एक आदर्श ईंधन कोई किसी को भी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई किसी ईंधन को जलाते हैं तो या तो उसमें गैसीय अवस्था में कुछ निकलता है या फिर उसमें सॉलिड निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर उसमें से ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि एनवायरमेंट को हार्म करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों से विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ठीक है, कुछ ईंधन होते हैं वो सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची सारणी बनाइए। ठीक है, 6.3 में की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में वर्गीकृत कीजिए। तो इसको वर्गीकृत करने के लिए बोल रहा है। यदि आपने ईंधन दक्षता क्या है, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन सा ईंधन को चुनेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पानी को अगर आपको बॉईल करना हुआ तो आप गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी तीनों में से किस चीज का उपयोग करके पानी को बॉईल करेंगे। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप बच्चे हैं तो आप माता पिता की मदद लिया जा सकता है। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये जो 3 ईंधन के बारे में बताया गया है, तीनों ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। किसी ऊष्मा के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। किसी भी तरह का ईंधन है उसके 1 किलोग्राम में के पूर्ण दहन से 1 किलोग्राम की मात्रा को जो पूरी तरह से जलाकर उसमें से जितनी भी ऊष्मा से उससे प्राप्त जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उसको ही ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ईंधन के ऊष्मीय मान को कैसे मापते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापते हैं। मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधन के ऊष्मीय मान कुछ ईंधन के ऊष्मीय मान दिए गए हैं, जैसे गोबर के उपले को 6000 से 8000 जो है वो ऊष्मीय मान होते हैं।
पर केजी का, ठीक है। इस तरह से सबका दिया हुआ है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन कोई किसी भी तरह का ईंधन, चाहे आप पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, किसी भी तरह के ईंधन ले लो, इन सब से कुछ ना कुछ हानिकारक चीजें निकलती ही निकलती हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला क्या बोल रहा है, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक हो सकते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दमा जो होती है, मतलब सफोकेशन की जो इश्यू होती है, उसमें दमा की जो शिकायत होती है, दमा एक बीमारी होती है, उसमें इससे मतलब इस पॉल्यूशन से उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सदी सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में होता रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ते होते हैं। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसे कि आपकी कक्षा 7 में बताया गया है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैला कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जब दहन करते हैं इस ईंधन का, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। ठीक है, जो कि अत्यंत विषैला होता है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ओह, तो ये बूझो बोल रहा है, ओह, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें जलते हुए सुलगते कोयले की आग हो। तीसरा क्या है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलते हैं। ज़्यादातर ईंधनों से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण के ताप में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अतः बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। ठीक है, अन्य बातों के साथ साथ इससे क्या होते हैं, और सारी चीज़ें जो होती ही हैं, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इसकी वजह से जो हमारे हिमनद है, ग्लेशियर है, वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। ठीक है, निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र है, इसकी वजह से क्या होंगे, जलमग्न हो जाते हैं। हमारे हिमनद और हमारे ग्लेशियर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, तेजी से पिघल रहे हैं एक्चुअली। चौथा क्या है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, कोयले और डीजल जब हम जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यह अत्यंत दम घोटने वाला और संक्षारक है गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन जो होता है
वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा जो होती है वर्षा अम्ल बनाते हैं, जिसको कि अम्ल वर्षा कहते हैं, जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इसके विषय में आप कक्षा 7 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में इसके बारे में बताया जा चुका है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? एक अधिक साफ सुथरी ईंधन होती है। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो। ठीक है, और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल to like, share and subscribe my videos. Thank you.